हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। स्वागत कर रहा हूं मैं आप सबको एक्लॉन एजुकेशन पर। और मेरा नाम है सुमित और आपके सामने साइंस रिवीजन सीरीज क्लास के अंदर एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं मेटल्स नॉन मेटल्स के पार्ट 7 के साथ। इसका मतलब है इस चैप्टर के 6 पार्ट्स को ऑलरेडी मैं कवर करवा चुका हूं और ये 7वां पार्ट है। और छठे पार्ट में जहां पे हमने कहानी को खत्म किया था वहीं से आगे इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। क्या बात कर रहे थे? अकरेंस ऑफ मेटल्स की बात कर रहे थे। ओर से कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके ऊपर बात कर रहे थे और उसकी कहानी पूरी नहीं हुई थी। तो आज इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नया चैनल है, आपके सब्सक्रिप्शन की जरूरत है इस चैनल को, ठीक है ना। और बाकी सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये तो आपको करना ही है। अच्छा, पिछले क्लास में हम क्या बात कर रहे थे कि ओर्स जो होते हैं किसके, अलग अलग मेटल्स के अलग अलग ओर्स होते हैं और इन्हीं ओर्स से अलग अलग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना। और फिर उन मेटल्स को हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। कुछ मेटल्स ऑल दो फ्री स्टेट में भी अवेलेबल होते हैं और इसमें हमने बात की थी कि कुल मिलाकर के रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास 3 तरीके के मेटल का पूल होता है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो सबसे पहले जो लेस रिएक्टिव मेटल है कंपैरेटिवली रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे होता है, उन मेटल्स के पूल में से जो मेन मेन मेटल्स होता है ना, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा अगर उनके ओर से अवेलेबल है तो पहले हम इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग मिडिल वाले की बात करेंगे, मॉडरेट रिएक्टिव जिसको हम लोग कहते हैं। और फिर उसके बाद जो हाई रिएक्टिव होते हैं ना, उनको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे उनको एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उनके ओर से। सबसे पहले पहला पॉइंट है आज का, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ है, कुछ याद आ रहा है? मरकरी है, गोल्ड है, सिल्वर है ना, कंपैरेटिवली देखा जाए तो। सो मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी वेरी अनरिएक्टिव, वी कैन सी दैट, है ना। The oxides of these metals can be reduced to metals by heating alone. इनके अगर ऑक्साइड्स आपको मिल गया, मेटल के ऑक्साइड ये है, सिर्फ इसको आप गर्म करो, हीटअप करो, ये ऑक्सीजन लूज करके मतलब रिडक्शन होगा और मेटल के ऑक्साइड से आपको मेटल मिल जाएगा, यही बोला जा रहा है। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू अ मेटल बाय हीटिंग अलोन। सिर्फ हीटिंग करने से ही ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिनेबार की बात करें, सिनेबार एक और है, ध्यान से समझो, ये एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिनेबार, सॉरी, ठीक है ना। सिनेबार एक और है, किसका? इसका फॉर्मूला है HgS। ये मरकरी है, सल्फाइड, है ना। ओर ऑफ मरकरी, मरकरी मतलब पारा, है ना। तो इसका ये और है और ये S मतलब सल्फाइड के रूप में मौजूद है। और आपको याद होगा पिछली क्लास में हम लोग बात भी कर रहे थे कि जो लो तीसरा कैटेगरी है, लो रिएक्टिव मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, इनके सल्फाइड ओर्स अगर आपके पास मौजूद है तो सीधा गर्म करो, रोस्ट करो, मेटल मिल जाएगा और फिर उसको रिफाइन कर लेना, बाद में प्योर कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सल्फाइड है, इसको आपको गर्म करना, व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, एयर की मौजूदगी में विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इसको जब आप गर्म करते हैं ना, तो यही जो सिनेबार है, जो सल्फाइड ओर है, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। HgO मतलब ऑक्साइड हो गया। तो ये मेन चीज आपको मिल गया, ऑक्साइड। और जब ऑक्साइड हुआ, मेन चीज क्या है? ऑक्साइड बनाओ, ऑक्साइड अगर मिल गया तो फिर सिर्फ इसको हीट करो, आपका ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। तो यही हुआ, ऑक्साइड अगर मिल गया तो इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब सिर्फ सिर्फ आप हीटअप करते हो तो इसका रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन हट जाता है, ये Hg आपको मिल गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन हट गया इसमें। तो एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। तो ये पॉइंट आपको इससे समझ में आ गया है। मेनली क्या है, लो रिएक्टिव है, ऑक्साइड मिल गया, सल्फाइड नहीं है, सल्फाइड से आप सीधा सीधा ऑक्साइड कैरी कर सकते हो रोस्टिंग प्रोसेस के जरिए। ऑक्साइड मिल गया तो आप उसको गर्म करके इवन रिड्यूस करके आप मेटल में कन्वर्ट कर सकते हो।
सिमिलरली कॉपर की बात कर लो, कॉपर भी कंपैरेटिवली रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे ही आता है। तो कॉपर जो Cu2S के रूप में आपको मिलता है, ये भी सल्फाइड है कॉपर का। इसको आप हीट कर रहे हो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, आपको कॉपर का ऑक्साइड मिला यहां पे। अब इसको वापस हीट करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस, तो आपको कॉपर मिल जाएगा। ठीक है ना, कॉपर के ऑक्साइड से ऑक्सीजन का हटना एक तरीके का रिडक्शन है, तो ये भी एक एग्जांपल है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे आता है उसके लिए प्रोसेस है। ठीक है ना, सिंपल, गर्म करके या तो एयर के मौजूदगी में या बिना एयर के भी आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑक्साइड मिल गया तो फिर काम आसान है। सल्फाइड है तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लो। ऐसे मिडिल वाले के केस में हमने क्या देखा था, ये देखो दूसरा वाला, जो मिडिल कैटेगरी में आते हैं एक्टिविटी सीरीज में, मिडिल लेवल पे आते हैं, तो उनके ओर्स कार्बोनेट के रूप में भी होते हैं और सल्फाइड के रूप में। अगर सल्फाइड के रूप में है तो पहले रोस्ट करना होता है, रोस्टिंग करना होता है, और कार्बोनेट के रूप में है तो कैल्सिनेशन करना होता है। दोनों एक तरीके का गर्म करने का प्रोसेस है, अभी बताता हूं दोनों में क्या अंतर होता है। और फाइनली आपको ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा फिर उसको रिड्यूस करो, ऑक्सीजन हटेगा, फिर मेटल मिल जाएगा, और मेटल को अपना प्योर कर लेना बाद में, है ना। So extracting metals in the middle of the reactivity series. The metal in the middle of the reactivity series such as आयरन, जिंक, लेड की बात कर लो, इवन कॉपर भी इसी में आ सकता है। कॉपर लोअर लेवल पे भी आ जाता है, कभी कभी इसको मिडिल कैटेगरी में भी ले लेते हैं, क्योंकि प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर से ऊपर होता है कॉपर, देखा जाए तो, है ना। तो ये मॉडरेटली इसको हम कह सकते हैं कि मॉडरेट रिएक्टिव है एक तरीके से, है ना। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और इवन कार्बोनेट, या तो कार्बोनेट के ओर्स के रूप में होंगे या सल्फाइड के रूप में। और सीधा कार्बोनेट या सल्फाइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट ना करते हुए आप इसको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि ये आसान होता है। इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। बहुत लोग कहते हैं ना कि ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करना, सीधा निकालो सल्फाइड या कार्बोनेट से। तो ऑक्साइड में जब वो आ जाता है ना तो आसान हो जाता है, क्योंकि ऑक्साइड को रिड्यूस करके आप सीधा सीधा रिडक्शन के बाद आपको मेटल ही मिलता है। तो पहले ये काम कर लो। Prior to the reduction, metal sulfides or carbonates must be converted into metal oxide. This is very easy step. अब यहां पे हमने देखा था कि अगर कार्बोनेट होगा तो हम कैल्सिनेशन करते हैं, और सल्फाइड होता है तो रोस्टिंग करते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है? रोस्टिंग, पहला अंतर तो आप ये या लिख सकते हो कि रोस्टिंग सल्फाइड ओर का किया जाता है, और कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर का किया जाता है। ये देखा था ना यहां पे, ठीक है, ये रोस्टिंग। तो पहला अंतर यही है। अब बुनियादी अंतर क्या है इसमें? देखो, सल्फाइड्स और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सबसे बड़ा अंतर यही है कि आप सल्फाइड ओर को गर्म कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो ऐसे गर्म करने का प्रोसेस रोस्ट कहलाता है, रोस्टिंग कहलाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग, राइट। बट the carbonate ores are changed into oxide by heating strongly in limited air। मतलब कोई कार्बोनेट ओर है उसको भी आप गर्म करते हो, लेकिन एयर सप्लाई लिमिटेड है, तो उस गर्म करने का प्रोसेस कैल्सिनेशन कहलाता है। तो कैल्सिनेशन कार्बोनेट के लिए और रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए। दोनों का मतलब गर्म करना है। रोस्टिंग में ऑक्सीजन एयर सप्लाई ठीक ठाक, और इसमें लिमिटेड होता है कैल्सिनेशन में। ये बुनियादी फर्क है। तो अब रोस्टिंग जो कर रहे हैं ना, देखो जिंक का सल्फाइड है ये, ऑक्सीजन की मौजूदगी दिख रही है आपको, हीट अप किया जा रहा है, ऑक्साइड मिला, इसी ऑक्साइड को रिड्यूस करके आपको जिंक मिल जाएगा। लेकिन जिंक का कार्बोनेट है, ये भी कार्बोनेट भी तो और है जिंक का, तो इसमें हीट तो कर रहे हैं लेकिन कहीं भी ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है लिमिटेड एयर है, इसको कैल्सिनेशन कर रहे हैं। तो कार्बोनेट वाले को कैल्सिनेशन करोगे तो भी ऑक्साइड मिलेगा, और सल्फाइड वाले को रोस्टिंग करोगे तो भी ऑक्साइड मिलेगा। और जैसे ही ऑक्साइड मिलेगा तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, ऑक्साइड को रिड्यूस करना है। द मेटल ऑक्साइड्स आर देन reduced to the corresponding metal by using suitable reducing agent। तो कभी कभी मेटल ऑक्साइड जो आपको मिलते हैं ना, जैसे ZnO है,
तो ये अपने आप ये रिड्यूस नहीं होता है, इसके ऑक्सीजन को हटाने के लिए एक एजेंट यूज करना पड़ता है, जैसे कार्बन है, कार्बन यहाँ पे एक एजेंट है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं RA, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब जिंक ऑक्साइड को कार्बन कहता है कि चलो मैं तो तुम्हारा ऑक्सीजन हटवा देता हूं, है ना। तो ये कार्बन एक एजेंट है जो इसके ऑक्सीजन को हटा दे रहा है, तो इसने जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करके जिंक में कन्वर्ट करवा दिया, लेकिन खुद ही ये ऑक्सीजन को ले रहा है तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है लेकिन दूसरे को रिड्यूस करवाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है। तो यहां सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मुझे जिंक का ऑक्साइड मिल गया, चाहे कार्बोनेट से मिला या सल्फाइड से मिला, अब उस ऑक्साइड को मैं रिड्यूस करूंगा तभी तो, ऑक्सीजन हटाऊंगा तभी तो जिंक मिलेगा। तो कैसे अपने आप हो जाएगा? नहीं, इसके लिए एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। ये ऐसा एजेंट होता है जो किसी दूसरे को रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। कार्बन यहां पे ये काम कर सकता है। तो कार्बन की सहायता से ये आप कैरी कर सकते हैं। गर्म करना पड़ता है ना, गर्म तो करना ही पड़ेगा, बट विद द हेल्प ऑफ कार्बन। So this carbon just reduce the zinc oxide into the zinc and खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट खुद को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीजन ले लिया ना ये, और दूसरे से हटा देता है। तो ये मिल गया। ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इज आल्सो, ये रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक बात है, ये कैरी किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। बिसाइड यूजिंग कार्बन, कोक के रूप में जो कार्बन होता है, बिसाइड इसके अतिरिक्त, to reduce metal oxide to metal sometime displacement reaction can also be used। displacement reaction आप पढ़ चुके ना। तो कभी कभी ना कार्बन को यूज करने से अलग आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी सहारा ले सकते हो। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम etc are used as reducing agent because they can displace metals of lower reactivity from their compounds। for example, अब देखो मैंगनीज ऑक्साइड है, ये मैंगनीज का ऑक्साइड है। अब मैंगनीज से ज्यादा रिएक्टिव किसी मेटल को ले लो, एल्यूमिनियम या फिर कैल्शियम, जो ज्यादा रिएक्टिव है, और फिर उनके बीच रिएक्शन करवाओ, तो इससे क्या होगा कि एल्यूमिनियम जो है ये मतलब इसको हटा देता है एक तरीके से। आप देखो यहां पे एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम ने मैंगनीज को हटा दिया, कहा जाओ यहां से भागो, और खुद ही ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। और मैंगनीज अकेला हो गया, हमें अकेला ही तो चाहिए। तो ये वाला आपने याद है, आपने कब पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज। हाँ, ज्यादा रिएक्टिव होगा वही लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन से या उसके कंपाउंड से हटा सकता है। तो कभी कभी ना आपको ऑक्साइड से मेटल को लेने के लिए, मेटल को प्राप्त करने के लिए एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है ना। और ये डिस्प्लेसमेंट ही है। यहां पे जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, द हाईली रिएक्टिव मेटल में भी कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम सब क्या काफी रिएक्टिव है कंपैरेटिवली, ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। तो इसने मैंगनीज को हटा दिया और खुद ही जाके ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर लिया, तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही होगा, रिडक्शन ही होगा। रिडक्शन से हट करके आप ये भी, या ऐसे इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला पैटर्न भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है देखा जाए तो। ऑल हो क्या रहा है, वही सब चीजें हो रही है। एल्यूमिनियम जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। मतलब आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को उसने हटवा दिया और खुद ही ऑक्सीजन से दोस्ती कर लिया, तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना। बट इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। एक और पॉइंट आप यहाँ पे याद रख लो नोट में, दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। ये इससे गर्मी, ऊष्मा, हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होगा ना तो काफी गर्मी वाला होता है, आउटपुट गर्मी के रूप में, हीट के रूप में निकलती है। द अमाउंट ऑफ हीट evolved is so large that the metal are produced in the molten state। इतनी ज्यादा इसकी गर्मी होती है कि मेटल जो बनता है ना
वो पिघले हुए स्टेट में आता है, मोल्टन स्टेट में आता है। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3 विथ एल्यूमिनियम, ये देखो ये एक रिएक्शन है, एक एग्जांपल है। इस रिएक्शन को हम कहां यूज करते हैं? जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, उनके जो क्रैक्स होते हैं ना, उन क्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए इस रिएक्शन को यूज करते हैं, एल्यूमिनियम अलॉन्ग विथ आयरन का ऑक्साइड। ये रिएक्शन कैरिड आउट किया जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज टर्मिट रिएक्शन। रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए इस तरीके के रिएक्शंस को कैरिड आउट किया जाता है, इसको टर्मिट रिएक्शन कहा जाता है। हाईली एक्सोथर्मिक होता है। जो भी आपको आयरन मिलेगा इस रिएक्शन में, मान लीजिए वो मोल्टन स्टेट में मिलेगा, फिर धीरे धीरे वो हार्ड हो जाता है ना। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी क्रूशियल। आप टॉप की बात कर ले, ये तो मिडिल वाला हो गया है ना। कार्बोनेट ओर्स या फिर सल्फाइड ओर्स मिला, उसको आप कार्बोनेट को कैल्सिनेशन करोगे, सल्फाइड वाले को रोस्टिंग करोगे, फाइनली ऑक्साइड मिलेगा। ऑक्साइड को एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट से आप मेटल में कन्वर्ट करोगे, और उसी पैटर्न में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, फेयर इनफ। अब जो टॉप पे होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इसको कैसे एक्सपेक्ट करें? द मेटल्स high up in the reactivity series are very 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 reactive. They cannot be obtained from their compounds by heating with carbon. इसको आप कार्बन के साथ गर्म करके ऐसे ऑप्टेन नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैनॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम। सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी, एल्यूमिनियम भी। इसके ऑक्साइड को कार्बन रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट कर ही नहीं सकता। देयर इज नो पॉसिबिलिटी। दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। इनको ऑक्सीजन के साथ, सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रहेगा या कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रहेगा ना, तो इनका जुड़ाव ऑक्सीजन से ही होता है, कार्बन से कोई दोस्ती नहीं होती कि कहेगा कि भैया ऑक्सीजन हटवा दो, है ना। तो इसको आपको कैसे फिर कैरी करना है? एक बात तो है कि ऑक्साइड बना नहीं सकते, ऑक्साइड बनाओगे तो फिर कार्बन हेल्प करेगा नहीं मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने में, तो वो रास्ता तो बंद हो गया। तो फिर इन मेटल्स को ना आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से कैरिड आउट करते हो। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, सोडियम है, मैग्नीशियम है मान लो, या फिर कैल्शियम है, काफी रिएक्टिव है ना ये सब, सोडियम या कैल्शियम। इसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस से निकाल सकते हो, कैरिड आउट कर सकते हो। इनके जो मोल्टेन क्लोराइड होता है ना, पिघला हुआ क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम के क्लोराइड, इनसे बिजली को फ्लो करवा। वैसे आप जानते हो ना, जैसे मान लो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये मोल्टेन NaCl है, और इसमें ऐसे इलेक्ट्रोड जोड़ो, एक पे आप एक को आप, और इसको फिर बैटरी से जोड़ दो, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं, और नेगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में ये होता है ना, इसको बैटरी से जोड़ के स्विच जब ऑन करते हैं तो फिर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, और इस क्रम में यहाँ पे ये Na+ और Cl- में टूट गया, NaCl टूट गया। अब जब ये आयन बना तो क्या होगा? ऑब्वियसली आपको पता है कैथोड जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? माइनस। तो जो Na+ है, पॉजिटिव आयन है, ये इसकी तरफ जाएगा, और एनोड जो होता है वो खुद ही पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है, तो माइनस वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यहां पे और यहां पे दोनों आयंस जा रहे हैं, और क्या रिएक्शन हो रहा है? सोडियम आपका गया कैथोड पे, क्यों? क्योंकि कैथोड खुद नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा, नेगेटिव चार्ज है इस पे, तो पॉजिटिव वाला तो उसी पे जाएगा, और वहां पे जाकर के ना ये Na+ जो है, सोडियम नहीं है, ये सोडियम आयन है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम में कन्वर्ट हो गया, कहां? कैथोड पे। और Cl- जो है ये खुद कहां जाएगा? ये माइनस चार्ज है इस पे, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ जाएगा, और यहां इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्लोरीन गैस के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो सेपरेट हो गया ना ये। NaCl से आपने Na तो प्राप्त कर लिया ना, कहां पे? कैथोड पे।
तो यही तो है, द मेटल आर डिपोजिटेड एट द कैथोड। क्यों? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड तो यही है और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना। ये इलेक्ट्रॉन ले करके फिर मेटल में कन्वर्ट हो गया। वेर एज क्लोरीन जो है, जो आयंस में क्लोरीन भी तो था, वो कहां जाएगा? वो एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि खुद ये नेगेटिव चार्ज है तो ये किसी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही जाएगा और कुछ ऐसा रिएक्शन होगा। तो आपको एल्यूमिनियम मिल गया, इसी तरीके से आपको सोडियम मिल गया, मेटल वाला जो मैग्नीशियम मिल गया। तो दैट इज द केस। ये तीनों पॉइंट हमने एक्चुअली में समझ लिया है देखा जाए तो, और यही पॉइंट था हमारा आज के डिस्कशन का। होपफुली आपको ये समझ में आ गई होगी बात। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में अगले पॉइंट के साथ। ओके, बाय।